चलो अब देखो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 19 ऑफ द बुक, रेक्टिफिकेशन एरर और बिल ऑफ एक्सचेंज में लास्ट चैप्टर्स डिस्कस। मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दोबारा रिवीजन करा दिया है पूरा, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19, हेडिंग लगाओ चैप्टर नंबर 19, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। चैप्टर नंबर 19 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो, जैसे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, टॉपिक बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना। अब चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 दोनों बिल्कुल आपस में रिलेटेड चैप्टर हैं। अगर 19 अच्छे से समझ आएगा, अगर 20 तो ही समझ में आएगा, क्योंकि 19 का ऐसा समझ लो एक ही चैप्टर है जिसके दो पार्ट कर दिए हैं। 19 और 20 दो पार्ट है। जो 19 चैप्टर है ना, वो तो फाइनल अकाउंट और सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको हम लोग कहते हैं विदाउट एडजस्टमेंट। ये कौन सा चैप्टर है? विदाउट। और जो 20 होगा वो हम लोग पढ़ेंगे विद एडजस्टमेंट। 20 क्या है? अब ये विदाउट और विद एडजस्टमेंट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, ये भी हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कशन करने का। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स? देखो, फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंट से बता रहा था कि हमको एंड जो करना है वो 11th का एंड होगा फाइनल अकाउंट्स पे, और लगभग लगभग अब अपन एंडिंग फेज में अकाउंट्स के। बट ये एंडिंग फेज का जो चैप्टर है ना, ये लगभग लगभग मान के चलो कम से कम 1 महीने का चैप्टर है पूरा, अगर अच्छे से पढ़े तो। मतलब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसका मेजर कंसेप्ट कवरेज है वापस 12th क्लास के अंदर। क्योंकि 11th क्लास यूं समझ लो एंड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सोल प्रोप्राइटर मतलब इंडिविजुअल की फाइनल अकाउंट्स पे। और 12th क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से। 12th क्लास स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपनी, और वहां हम लोग पढ़ते ही मेन फाइनल अकाउंट्स हैं। मतलब यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स का बेसिक्स पढ़ेंगे, और वहां मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स अपन ने यहाँ पढ़ा। 12th क्लास में स्टार्टिंग करेंगे पार्टनरशिप से। अब पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है, पार्टनरशिप फर्म बंद कैसे होती है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाती है, कंपनी कैसे बंद होती है, ये तो पढ़ते हैं अपन 12th लेवल तक। फिर जब अपन लोग हायर लेवल पे जाते हैं ना, तो अलग अलग कंपनीज की अकाउंटिंग पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है, बैंकिंग कंपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, वो सब चीजें हायर लेवल पे जाके पढ़ते हैं, दैट इज इन ग्रेजुएशन और सीए लेवल पे। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट और सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब एक इंडिविजुअल फर्म अपने अकाउंटिंग कैसे करती है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कि उसने जर्नल कर दिया, लेजर कर दिया, सब कुछ काम कर लिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, बट अब उसको फाइनल अपना एंड कैसे करना है वो हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट और सोल प्रोप्राइटरशिप में। आई बात समझ में? बहुत अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो मैं तुमको, मतलब अगर इस चैप्टर को आपने 1 महीना बिल्कुल अपन ने अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ अकाउंट्स तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी 12th लेवल पे। गेटिंग माय पॉइंट? बात वही है, जर्नल लेजर सब अच्छे से आएगा तो ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। जर्नल लेजर में गड़बड़ होगी तो चैप्टर कहीं ना कहीं परेशान करेगा ही सही। अब फाइनल अकाउंट और सोल प्रोप्राइटरशिप बनता कैसा है, क्या कंसेप्ट होता है, तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। इस चैप्टर में हम लोग 3 अकाउंट्स पढ़ने वाले मेजर। जो 3 क्लोजिंग अकाउंट होते हैं उसमें एक तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हम लोग बनाना सीखेंगे यहां पर बैलेंस शीट। 3 चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब देखो, मैं पूरे साल भर बिजनेस किया, मैंने पूरे साल भर बैच चलाया। अब साल के एंड पे मेरा अल्टीमेट नतीजा क्या है? बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ, वो मेरे को पता तो लगाना पड़ेगा ना। मैंने पूरे साल भर मेहनत किया, पूरे साल भर मैंने बिजनेस किया, सेल किया, परचेज किया, सारे खर्चे पे किए। अब मैंने साल के एंड पे पता लगाना है बिजनेस का प्रॉफिट है कि लॉस है। वो मेरे को पता चलता है ट्रेडिंग और पीएनएल से। अब ट्रेडिंग पीएनएल में क्या डिफरेंस है वो आगे डिस्कस करेंगे। हमने साल भर जो बिजनेस किया उसमें हमको फायदा हुआ, नफा है, नुकसान है, क्या हुआ,
मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना है, सरकार को बताना है मैंने कितना पैसा कमाया, सरकार को टैक्स भरना है, तो सरकार मेरी जर्नल लेजर नहीं देखती है, सरकार डायरेक्ट देखती है आपके फाइनल अकाउंट्स बता दो, और मेरे क्या खर्चों से प्रॉफिट आया, और मेरे पास साल के एंड पे कितने एसेट से कितनी लाइबिलिटी है, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को पता लगेगी बाय यूजिंग बैलेंस शीट, कि कितना पैसा मेरे को मार्केट से लेना है, कितना पैसा मार्केट में देना है, कैपिटल की क्या पोजीशन है, मेरी असेट की क्या पोजीशन है, लाइबिलिटी, वो ईच एंड एवरीथिंग मेरे को पता लगेगी बैलेंस शीट से। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग मेन जो डिस्कस करेंगे वो पहले तो डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग पीएनएल बनाना कैसे, दोनों में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं अपन बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ते हुए चलेंगे। आप अगर स्कूल में देखते हो, स्कूल में सब जगह फॉर्मेट हटा देते हैं, ट्रेडिंग के अंदर फॉर्मेट हटा दिया, पीएनएल फॉर्मेट, मैं कहीं आपको चीज हटाऊंगा नहीं, मैं एक एक चीज लॉजिक से समझाता हुआ चलूंगा आपको। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तुम लोग लिखो एक बार, हेडिंग हेडिंग लगा दिया, अब लिखना द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इन्वॉल्व, द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इन्वॉल्व preparation of preparation of trading, involve preparation of trading, comma profit and loss account and balance sheet. Used for preparation of trading, profit and loss account and balance sheet. All these three statements are used to assess financial position of the organization, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी वो पता चलता है हमको इन तीनों स्टेटमेंट को बना करके। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब है ना, आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट वापस मैं आपको याद दिलाता हूं। आपको ध्यान है मैंने आपको एक कोड वर्ड पढ़ाया था, रिकॉल। मैंने बताया था ना अकाउंट्स के एंड तक ये कोड वर्ड काम आएगा अपने को। नाउ रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, असेट और लाइबिलिटी। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, फिर बात करेंगे एक्सपेंस की। मैं सबसे पहले तुमको एक चीज बताता हूं। अब जब मैं एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को क्लासिफाई करता हूं तो एक्सपेंडिचर, बच्चों ध्यान लिखो तुम लोग हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर और अकाउंट से कंसेप्ट का। अब लिखना एक्सपेंडिचर के अंदर, एक्सपेंडिचर तीन तरह का होता है। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीन तरह का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, वन इज कैपिटल, सेकंड इज रेवेन्यू एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू। उसी तरह देखो रिसिप्ट्स, ये नोट कर लिया, देखो रिसिप्ट। अब रिसिप्ट वापस दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट लिखो कैपिटल रिसिप्ट, और सेकंड लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, दीज आर द टू वेराइटी ऑफ रिसिप्ट। अब है ना, इसको बहुत लॉजिकली समझना। एक्सपेंडिचर जब मैं बात करता हूं कैपिटल और एक बात करता हूं रेवेन्यू।
अब ये तुमको बिल्कुल एक बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए एक्सपेंडिचर के अंदर कि रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको दो तरह के एक्सपेंडिचर मतलब कैश का आउटफ्लो। देखो मेरी बात समझना, मैंने जब बात किया वर्ड एक्सपेंडिचर का, तो बताओ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या समझे तुम लोग? बोलोगे सर इसका मतलब होता है कैश का। ये एग्री करते हो नहीं करते हो? बोले ये तो समझ में आता है कि पैसा जेब से जाएगा तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अब मैंने मान लो तुमको तुम्हारे सामने दो एक्सपेंडिचर बोले। पेट्रोल भराना, बताओ एक्सपेंडिचर है कि नहीं? मैं गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा हूं, बताओ एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? आप बोलोगे यस सर पेट्रोल भराना हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। एग्री करते हो? अब पेट्रोल भरवाना अपने लिए एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसमें कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो। अच्छा, कार परचेज करना एक्सपेंडिचर है कि नहीं है बताओ? कार खरीदना एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? ये भी एक्सपेंडिचर है। अब मेरे को बताओ ये एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि बोलोगे सर इसमें भी कैश का क्या हो रहा है, पेट्रोल भरवा रहा हूं तब भी कैश का आउटफ्लो हो रहा है और कार खरीद रहा हूं तब भी कैश का आउटफ्लो है। बट बताओ दोनों खर्चों में अंतर क्या है? एक असेट एक्सपेंस, भाई दोनों कैश का आउटफ्लो है। बट अगर मैं दोनों को रिकॉल कैटेगरी में डिवाइड करूं तो क्या बोलोगे? बोलो, पेट्रोल भराना क्या है मेरा? आप बोलोगे सर पेट्रोल भराना मतलब ये अपना एक्सपेंस है। और कार खरीदना क्या एक्सपेंस है क्या? बोलोगे सर ये क्या है मेरा, असेट है। एग्री करते हो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पेट्रोल भरा करके क्या उसका बेनिफिट आपको ऐसा करेगा आज पेट्रोल भराया और 10 साल तक वही पेट्रोल चल रहा है? पॉसिबल है? नहीं। या तो गाड़ी चलाओ नहीं तो अलग बात है, तो 10 साल में तो खत्म ही हो जाएगा, उड़ जाएगा अपने आप पड़ा। लेकिन बताओ अगर मैंने आज कार खरीदी तो 10 साल तक यूज कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। दोनों एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझो। अब अगर मान लो मैं पेट्रोल भराता हूं तो एंट्री करता हूं पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, और कार खरीदता हूं तो एंट्री करता हूं कार टू, ऐसे करेंगे कार अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मेरे को एक बात बताओ, पेट्रोल कौन सी कैटेगरी? आप बोलोगे सर पेट्रोल कौन सी कैटेगरी है, और कार कौन सी कैटेगरी? बोले सर कार कौन सी कैटेगरी है। दोनों डिफरेंस समझे? अच्छा अब बताओ अगर पेट्रोल एक्सपेंस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, सुना मेरी बात ध्यान से, पेट्रोल अगर एक्सपेंस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो बताओ पेट्रोल डलवाते ही एग्जॉस्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, खर्चा खत्म हो गया वो खर्चा। भाई पेट्रोल डलवाया खर्चा खत्म हो गया। क्या उसका बेनिफिट अगर आपको 2 साल भी नहीं मिलेगा, 2 महीने भी नहीं मिलता बेनिफिट अगर आप रोज गाड़ी चला रहे हो तो? आज 500 रुपए का डलवाया, 2 दिन बाद फिर 500 रुपए पेट्रोल चाहिए। आई बात समझ में? उसी तरह मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने वापस दो एक्सपेंस लेता हूं। मैं इस मकान का किराया भरता हूं और एक मैं मकान खरीद लेता हूं। समझना, मैंने इस मकान का किराया भरा और एक मैंने इस मकान को खरीद लिया। बोलो दोनों में कैश का आउटफ्लो है कि नहीं है? कैश का आउटफ्लो तो है। अच्छा अब बताओ अगर मैं सर किराया भरता हूं तो एंट्री क्या करूंगा? आप बोलोगे सर एंट्री करोगे रेंट टू, और अगर मकान खरीद लेता हूं तो एंट्री करूंगा। अब बोलो डिफरेंस क्या है, रेंट क्या है मेरा और बिल्डिंग क्या है मेरा? एग्री करते हो? रेंट मेरा एक्सपेंस है और बिल्डिंग मेरी क्या है? अब बताओ रेंट मेरा एक्सपेंस है और बिल्डिंग अगर मेरी असेट है तो बताओ रेंट करते ही अच्छा अब बताओ रेंट पे करने के बाद क्या उसका बेनिफिट मेरे को अगले 5 साल तक मिलेगा क्या? मैंने इस महीने का रेंट पे किया, खत्म हो गया वो खर्चा, तो अगले महीने अगर वापस यूज करना है फिर किराया भरो। लेकिन बिल्डिंग खरीद ली तो बेनिफिट कितना है, हो सकता है लंबे समय के लिए मिल जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं रेंट पे करके असेट? मैं बोलूं रेंट तो मैं असेट कैटेगरी मानता हूं, तो रेंट एक्सपेंस नहीं, रेंट कौन सी कैटेगरी है, असेट। तो सही है क्या? क्या आप रेंट को आगे बुक्स में कैरी ऑन कर सकते हो क्या? आप खुद लॉजिकली सोचो, एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में तुमको ऐसे नजर आ रहा है, यहां दिख रहा है रेंट 5 लाख का, और एक दिख रही है बिल्डिंग 2 लाख की, ये बैलेंस शीट है। उसके एसेट साइड में तुमको ये चीज नजर आ रही है, एक तो रेंट दिख रही है 5 लाख का और बिल्डिंग दिख रही है 2 लाख की। अब असेट मतलब जिसके अंदर वैल्यू है, जिसको पैसों में मेजर कर सकते हैं, ये होता है असेट का मतलब। भाई कोई भी चीज जिसमें वैल्यू है, जिसको मेजर किसमें कर सकते हैं, वो असेट। अब आप बोलते हो यार मेरे को रेंट को एक काम करते हैं आज अपन बेचने चलते हैं, बोले असेट को बेचते हैं, वो रेंट को बेचना है। मैं जज को बोला जस्ट रेंट खरीदो हमसे,
जज बोलते हैं सर टाइम मत खराब करो, यूं वैसे ही आप टाइम पास बहुत ज्यादा करते हो, है ना। जज बोल रहा है कि सर आप दिन भर टाइम पास करते हो, पढ़ाते कम हो और टाइम पास कर रहे हो। लेकिन बिल्डिंग खरीदने का बोलूंगा तो बोले हाँ सर बिल्डिंग तो खरीद सकते हैं। रेंट बेच सकते हो क्या? तो रेंट को असेट मान सकते हो क्या? नहीं। तो रेंट कौन सी कैटेगरी है? एक्सपेंस। और बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी है? अब यहां पर ये ध्यान रखना, क्योंकि रेंट, आप बताओ क्या रेंट आप असेट में लिख सकते हो क्या? क्या वैल्यू है क्या जिसमें मनी मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो अगर आपने नेचर खर्चे का ऐसा है जो करते ही एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई भी खर्चा जो करते ही क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट, तो वो खर्चा कौन सा कहलाता है? बोलो, रेवेन्यू। और ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट अपने को लॉन्ग टर्म में मिलता है, वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट अपने को लंबे समय में मिलता है, वो कहलाता है कैपिटल। और ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट अपन ने किया और खत्म हो गया, वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर होता है रिकरिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और कैपिटल का नेचर होता है नॉन रिकरिंग, बताओ इसका मतलब समझे? रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार, और नॉन रिकरिंग मतलब एक बार। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना और गाड़ी खरीदना, क्या रोज गाड़ी खरीदोगे क्या? कोई कितना ही करोड़पति आदमी बोले मैं तो पेट्रोल लगवाऊंगा नहीं, रोज नई गाड़ी खरीदूंगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों भाई, रोज खरीदते हो? हाँ, रोज कोई नहीं खरीदता, तो वो रिकरिंग है, तो रेवेन्यू हुआ। गाड़ी खरीदना कौन सा हुआ, नॉन रिकरिंग, 5 साल में एक बार इन्वेस्ट किया। मोबाइल खरीदना, क्या बोलो, रिकरिंग नॉन रिकरिंग? मोबाइल खरीदना रिकरिंग, रोज मोबाइल खरीदते हो। मोबाइल क्या है, बोलो सर हम तो रोज शौक है, वो शौक है, नहीं देखे लोग तो फिर मोबाइल ले आओ। तो हमारे यहाँ एक बच्चा आता है ना, उसने 2 दिन में 9 नए मोबाइल खरीद लिए, 1.5-2 लाख रुपए डाल दिए मोबाइल में। एक है बच्चा, कोई वो है करोड़पति है ना, तुम मत करना है नालायक क्या। ठीक है, अब उसने देखा 1.5 लाख का लाया, देख ही नहीं रहे लोग, तो सर आज 1,60,000 का लेके आऊंगा। तुम तो उस खर्चे को नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग बना रहे हो, तो मर जाओगे ना, सही है कि नहीं? तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं बात करता हूं कैपिटल और रेवेन्यू की, तो बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना है नहीं करना है? यश थोड़ा प्रकाश डालो, राइट ऑफ करना है नहीं करना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को खत्म करना है नहीं करना है? खत्म करना पड़ेगा ना, आप बुक्स में कैरी कर सकते हो क्या उसको? भाई सिंपल सा लॉजिक है, रेंट अगर आपने क्रिएट कर दिया, देखो एक चीज बताओ, अगर आपने रेंट क्रिएट किया, आप बोलोगे सर हमने रेंट क्रिएट ऐसे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बोलो ये एंट्री किसकी है, रेंट किसकी एंट्री है, बताओ रेंट टू कैश किस चीज की एंट्री है, रेंट रिसीव करने की, रेंट पे करने की? आप बोलोगे सर हमने एंट्री करी ये रेंट पे करने की। अब बोलो रेंट को आपने डेबिट करा, डेबिट मतलब आपने डेबिट करके क्या किया, उसको क्रिएट किया, और अगर क्लोज नहीं करोगे तो डेबिट बैलेंस चलेगा, और डेबिट बैलेंस चलेगा तो तुम्हारी बैलेंस शीट में घुसेगा जाके, क्योंकि आपने बैलेंस छोड़ दिया ना उसके अंदर। तो अब बताओ रेंट क्या अपना असेट है क्या? तो इस खर्चे को तो आपको सेम ईयर में क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करे, खत्म करना ही पड़ेगा ना। भाई अगर आपने खत्म नहीं किया, मतलब आप ये मान रहे हो इसका बेनिफिट हमको आने वाले सालों में मिलेगा। अब या तो प्रीपेड रेंट हो तो अलग बात है, बट अगर आपने रेंट पे किया और आपने बेनिफिट आपके कैरी फॉरवर्ड कर दिया बुक्स में, मतलब आप इसको असेट मानते हो, ये मान रहे हो अगले आने वाले सालों में बेनिफिट मिलेगा इसका, तो इसको तो इस साल खत्म करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो अगर कोई भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है जिसका बेनिफिट अपने को आने वाले सालों में नहीं मिलेगा, तो उसको इस साल खत्म कर दो। किराया दिया इस महीने, महीना खत्म हुआ किराया खत्म हुआ, अगला महीना फिर आया, फिर किराया दिया, फिर महीना खत्म हुआ, फिर किराया खत्म। तुमने मेरे को फीस पे करी, अब तुमने फीस 11 की पे करी, तो अपनी बुक्स में कैरी फॉरवर्ड कर दो, सर हम तो आपने जो आपको फीस पे करी ना, हमारी बुक्स में हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो असेट में बता रहे हैं, बस हम 12th भी उसी फीस से पढ़ेंगे। तो ऐसे कैसे पढ़ोगे भाई? वो तो वो आप वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है ना। भाई मैं तुमको पढ़ाया, तुमने फीस पे करी, मैंने बैच खत्म हुआ, फीस का काम खत्म हुआ। अब अगले साल फिर पढ़ोगे, फिर फीस पे करो, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट हुई। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो करने करते ही एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट अपने को आगे मिलेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बताओ अगर बेनिफिट आगे मिल रहा है तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए?
दिखना चाहिए। और अगर बेनिफिट आगे नहीं मिल रहा है तो नहीं दिखना चाहिए, सिंपल। तो बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सेम ईयर में राइट ऑफ करना है नहीं करना है? आप नहीं करोगे तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो गलत है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करना है क्या? नहीं। अगर आपने असेट बेच दिया तो अलग बात है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज लीड टू क्रिएशन ऑफ असेट, तो सही बात है कि नहीं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बनाते हैं मेरे, सही है कि नहीं? यस और नो? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर असेट बनाते हैं क्या? नहीं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा असेट बनाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर असेट नहीं बनाते हैं। मैंने कार खरीदी और एक कार शोरूम वाले ने कार खरीदी। मैंने कार खरीदी, बोलो कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल की रेवेन्यू? कैपिटल। मेरा क्या बना रिकॉल में? असेट। रिकॉल में क्या बना? और कार शोरूम वाले ने कार खरीदी, उसके लिए तो परचेज है ना, परचेज एक्सपेंस होता है। तो वो तो कार उसने खरीदा बेचा फिर वापस कार खरीदनी है, बट मेरा काम ये थोड़ी ना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। रेवेन्यू को सेम ईयर में खत्म करना पड़ता है और कैपिटल को सेम ईयर में खत्म नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट हमको आगे आने वाले समय में मिलेगा। बोलो समझ में आया? वापस समझाऊं? और किसी अकाउंट को क्रिएट किया और क्लोज नहीं किया तो कहां दिखेगा वो? बैलेंस शीट। बैलेंस है तो बैलेंस शीट में दिखेगा। बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए। बोलो कुछ और डाउट? वापस समझाऊं? क्लियर है? ठीक है, चलो अब लिखो आप लोग। फर्स्ट लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है? डिफर्ड में आप समझाऊंगा रेवेन्यू कैपिटल के बाद। देखो फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखना। ऑल दोज एक्सपेंडिचर benefit of which is not available in future year, जिसका बेनिफिट आगे आने वाले सालों में नहीं मिल रहा है, is known as revenue expenditure. These expenditure are not carried forward, are not carried forward and close in same financial year. उसी साल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। in which they are incurred, उसी साल में क्लोज हो जाते हैं। नहीं, उस साल में क्या कर दिए जाते हैं? क्लोज कर दिए जाते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेचर ऑफ दीज एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर। इज रिकरिंग कर दो, इन नेचर मत लिखो, आगे लिख दिया। नेचर ऑफ दीज एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, पेट्रोल, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, 3-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, पेट्रोल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कौन से एक्सपेंडिचर के? बोलो रेवेन्यू। बोलो समझ में आया? वापस समझाऊं? क्लियर है? अब लिखो नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। नोट कर लो पहले फटाफट। नोटिंग कर लिया? ठीक है, अब लिखो अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर।
capital expenditure. Now all those expenditure benefit of which is available in future years and leads to creation of asset these are non-recurring in nature and forms part of balance sheet of the company. कंपनी की बैलेंस शीट का पार्ट बनता है ना. लीड्स टू क्रिएशन ऑफ असेट पे भी अंडरलाइन करना. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ कार, मशीन एटसेट्रा. कोई भी असेट बनाने पे खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. बोलो यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जैसे कल का मैं क्वेश्चन बताता हूं. कल सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन इसी के ऊपर आया था. मैं तुमको अभी डिस्कस करता हूं, तुम बताना वो रेवेन्यू है कैपिटल है. ये ट्रू फॉल्स था. एक मिनट. हाँ, अब क्वेश्चन ये कल ही एग्जाम में. एक्सपेंसेस इनकर्ड on minimizing working capital of working expense of the business. Expenses incurred on minimizing working expense of the business is revenue or capital. मैंने कुछ खर्चा किया. ये पहला क्वेश्चन है कल के एग्जाम का ट्रू फॉल्स में. Expenses incurred on minimizing working expense of the business is revenue or capital. सुनो ध्यान से. Expenses incurred in minimizing working expense of the business. क्या बोल रहा हूं? मिनिमाइज क्या कर रहा है वो? बिजनेस के वर्किंग एक्सपेंस को कम कर रहा है. वो रेवेन्यू कैपिटल है. मैं तुमको पढ़ा रहा हूं. ये लेक्चर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं. अब मैंने एक खर्चा मेरे वर्किंग कैपिटल कम करने के लिए तो किया. किसी बच्चे का छूट जाए बार बार कौन पढ़ाए? तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लो अपनी वर्किंग एक्सपेंस. मान लो कोई टीचर पढ़ा था, 500 रुपए देने पड़ते उसको. कोई बच्चा छोड़ दिया, उसने बोला सर मेरे को दोबारा पढ़ाओ. मैंने कहा फिर टीचर हायर किया, 500 रुपए दिए. तो मैंने उस टीचर को बोला तू पढ़ा और इसको रिकॉर्डिंग कर दे. तो मेरा वर्किंग एक्सपेंस कम हो गया ना. तो वर्किंग एक्सपेंस पे खर्चा किया मतलब आपने एसेट क्रिएट किया. तो कौन सा नेचर है ये? कैपिटल. ठीक है ना. अब ये ट्रू फॉल्स था तो उसमें लिखा था इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, लाइसेंस. अब मैं एक दो केस और पूछता हूं. लाइसेंस ओब्टेन फॉर रनिंग द बिजनेस कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल. लाइसेंस मैंने लिया बिजनेस चलाने के लिए, तो बिजनेस का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है. इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. आई बात समझ में? अभी बुक में बहुत सारे केसेस अपन लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन. अब अगर मैं बात करता हूं एक और खर्चे की, जिसको भी ध्यान से समझ लो, और वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं जब भी पता है अकाउंट स्टार्ट करता हूं ना 11th क्लास की, मैंने डे 1 पे तुमको बताया था. याद करो वो दिन जब मैंने अकाउंट स्टार्ट किया था. मैंने बोला था अपन बेसिक अकाउंटिंग टर्म में 4-5 टर्म ही बताए थे मैंने तुमको. कुछ बच्चे बोलते थे पूरा पूरा चैप्टर अभी पढ़ा दो. पूरा चैप्टर पॉसिबल नहीं था टर्म्स पढ़ाना. तुम देखना बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाले चैप्टर खोलना, तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा वहां जाके. और वहां पे पीएनएल बैलेंस शीट. मैं तुमको उस दिन पढ़ा था राइट ऑफ करना. तुम समझते राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? अभी कुछ समझ में आया? उसी तरह तुमको एक और टर्म मिलेगा असेट के अंदर, टेंजिबल इंटेंजिबल. मैं उस टाइम पढ़ाया था, बट तुम बेसिक अकाउंटिंग टर्म खोल के देखना. वहां पे एक टर्म आता है जिसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट. मैं तुमको बताता हूँ, सेकंड चैप्टर में ही टर्म दे दिया बुक ने. तो अब मेरे को कुछ बच्चे जिद करते नहीं सर हमको तो अभी पढ़ा दो. मैं कहता अभी नहीं, एंड में पढ़ेंगे चैप्टर.
वो टर्म तुम अब समझोगे, क्योंकि अब जो अगला टर्म आ रहा है उसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इस वाले खर्चे को ध्यान से समझना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और मैं बता रहा हूं ना, ये बच्चे, ऐसी स्थिति है कि ये बच्चों को 12th के अंदर भी नहीं पता होता, और 12th में पार्टनरशिप में हर जगह कंसेप्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब बोल सर ये क्या टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू, व्हाट डू यू मीन डेफर? मैंने एक वर्ड लिखा डेफर, मैं इसको लिखता हूं DEFER, डेफर। डेफर एक होता है डफर, बोल सर डेफर मतलब डफर। यस, अरे देखो डेफर तो ना बोला, मैं डेफर पूछ रहा हूँ, डेफर मैंने क्या बोला, मैं तो सिर्फ यूं पूछा। मैंने क्या बोला तू डफर है? तू तो बड़ा मेरा हीरा है तू तो। हाँ, हाँ कोयले खाद का हीरा है। सूरत वालों को बोलना पड़ेगा कहाँ हीरे का धंधा करो, हमारे असली हीरा बैठा हुआ है। हाँ बोलो, व्हाट डू यू मीन डेफर? डेफर का मतलब, अच्छा इंग्लिश में क्या समझते हो डेफर का मतलब? कोई पूछे डेफर, डफर नहीं बोल रहा हूँ। डेफर मतलब होता है आगे खिसकाना, आगे शिफ्ट करना। डेफर मतलब आगे शिफ्ट करना, डेफर मैंने कहा आगे शिफ्ट कर दिया जाए, वो डेफर। अब मैंने वर्ड क्या बोला जाए, बोले सर नेचर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नेचर कौन सा है, और आपने उसके साथ में एक और वर्ड जोड़ दिया, कौन सा? डेफर, मतलब इस खर्चे को आपने आगे खिसका दिया। भाई नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और मैंने एक और वर्ड जोड़ दिया डेफर्ड, तो बोले सर इस खर्चे को तो आपने कहां खिसका दिया, आगे खिसका दिया। तो मैंने कहा बिल्कुल वाजिब सी बात है, आगे खिसका दिया, तभी तो मैंने नाम दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तभी तो मैंने बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर मतलब आगे खिसका देना, कोई भी ऐसा खर्चा जिसको मैंने आज इनकर नहीं करा, इनकर तो कर दिया और आगे खिसका दिया, वो कल है डेफर्ड। अब बोलो सर इसका एग्जांपल तो बताओ, समझो। अब मेरे को एक सिंपल लॉजिक, अपन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने क्या किया, मेरा बिजनेस चल रहा था 2011 से, पिछले 5 साल 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, अब पिछले 5 साल का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड निकाला बिजनेस का। मैंने कहा यार 2016 में अपन ने बिजनेस में सेल की थी 25 लाख की और खर्चा किया था 20 लाख का, तो अपना प्रॉफिट कितना आया था? 5 लाख। यही ट्रेंड 2017 में भी चला था, सेल की थी मैंने 25 लाख की और कॉस्ट था मेरा 20 लाख का, तो प्रॉफिट कितना आया था यहां भी? 5 लाख। अब मेरे को 18 में ऐसा लगा कि यार ये सेल का मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा सेल को बढ़ाने के लिए। 18 मेरी इच्छा हुई कुछ ऐसा करें कि सेल क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो मैंने अपने एक मैनेजर अपॉइंट किया, मान लो कृष्णा को मैंने मैनेजर रखा मेरे। कृष्णा भाई आओ और तुम हमारे साथ मेहनत करो, हम भी पढ़ाएंगे और तुम बच्चों का एंटरटेनमेंट करना, ठीक है? तुम नाचना, तुम कुछ भी करना, बट बच्चे बढ़ने चाहिए, अपने बिजनेस बढ़ना चाहिए। कृष्णा सर कोई बात नहीं, मैं नाचना कर लूंगा, मैं पढ़ाना वढ़ाना तो मेरे बस की बात नहीं, बट नाच रोज लूंगा मैं। तो कृष्णा को मैंने अपॉइंट किया और ये कृष्णा का फोटो बना दिया मैंने, ये अपना कृष्णा, ये ऐसे बाल बना दिए इसके। मैंने कहा बाल भी थोड़े अच्छे बनाओ, और ऐसे नाचना सिखा दिया कृष्णा को। अब कृष्णा को जिम्मेदारी देख, तेरा जिम्मेदारी है सेल बढ़ानी है तेरी, ठीक है? तो इसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, सेल बढ़ा देंगे। अब मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, सेल बढ़ाने के लिए इस साल एक काम करते हैं, आप नाचो भी सही और साथ में अपन एक काम करते हैं, इस साल एडवर्टीजमेंट कर देते हैं बड़ा। अब मान लो मैंने इस साल एडवर्टीजमेंट के अंदर 30 लाख रुपए का बजट डाल दिया। कितना बजट रख दिया? 30 लाख का मैंने एडवर्टीजमेंट कर दिया इस साल का। अब मैंने बड़ा एडवर्टीजमेंट करा, तो जिसने एडवर्टीजमेंट किया कृष्णा और तेज नाचने लगा, अरे वाह सर। मैंने कहा बच्चे बढ़ेंगे तेरा इंसेंटिव भी बढ़ेगा। तो सर अब तो मैं पूरे दिन नाचूंगा, ठीक है? नाच बसंती नाच वाला सा, ठीक है? अब हुआ क्या भाई, ये 30 लाख का खर्चा अपन ने कर दिया इस साल। अब 30 लाख का खर्चा किया इस साल, देखो तो सेल फिर 25 लाख की सेल है, और खर्चा उसके अगेंस्ट कितना था? 20 लाख का खर्चा, फिर प्रॉफिट, और 20 लाख के साथ इसने एडवर्टीजमेंट और करवा दिया मेरा, एडवर्टीजमेंट हो गया 30 लाख का। तो पता था प्रॉफिट तो हुआ नहीं और लॉस हो गया, 25 माइनस 50, तो माइनस 25 लाख बिजनेस किस में आ गया? लॉस में आ गया सर।
अब मैंने साल के एंड पे मिला, ये नाच रहा था, मैंने चुप बंद कर तेरा नाचना, और नाचना बंद कराया तो ये उसके आंखों से आंसू टपके। बोले सर क्या हो गया? मैंने कहा अब तेरे को बिजनेस में कैरी ऑन नहीं करेंगे हम, अब तेरे को बिजनेस में कैरी ऑन नहीं करेंगे। तो क्यों सर? मैंने कहा कोई फायदा तो हुआ नहीं, 20 लाख की सेल हुई और 25-30 लाख खर्चा हो गया, तो इस साल तो नुकसान हो गया अपने को, और 25 लाख नुकसान हो गया। अब इसको कवर करने के लिए 5-5 लाख की सेल हो तो 5 साल लग जाए कवर करने के लिए, और तुम्हारा बद्दा नाच देगा वो अलग। तो अब इसने कहा ठीक है सर मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, चला ये। लेकिन अगले साल थोड़ा इंप्रूवमेंट आया बिजनेस में। अब 2019 में इंप्रूवमेंट आया और सेल जो 25 लाख की थी ना वो 30 लाख की हो गई, और खर्चा वही था कितना? अब प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 लाख। और कृष्णा जाते जाते बोल के गया कि सर आज तो आप मेरे को निकाल रहे हो, आप मेरे को 2 साल बाद याद करोगे। बोला ऐसा आदमी आपको मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अभी तू जा। अब 10 लाख का मेरे को अगले साल प्रॉफिट हो गया, और उसके अगले साल मेरी सेल 30 लाख से 40 लाख की हो गई, और प्रॉफिट खर्चा वही था 20 लाख का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ, 15, 16 और 17 में ऊपर चेक करो, 16 और 17 में मेरी सेल बढ़ नहीं रही थी। 18 मेरे को इंस्टेंट लॉस हो गया था कितने का? 25 लाख का। 18 मेरे को इंस्टेंट लॉस कितने का हो गया था? बट 19 और 20 में मेरी सेल बढ़ गई। अब बताओ क्या कारण था सेल के बढ़ने का? जो पहले एडवर्टीजमेंट किया था। मेरी बात समझे? यूं नहीं कि वो नाच रहा था सर, उसकी गलती नहीं थी उसके अंदर, उसने तो अपना एफर्ट पूरा डाला था, वो जितना एफर्ट डाल सकता था पूरा डाला उसने। बट गड़बड़ हो क्या गई? मैं ये चाहता था एडवर्टीजमेंट किया और बेनिफिट इंस्टेंट मिल जाए मेरे को। मैंने सोचा यार 25-30 लाख का एडवर्टीजमेंट किया, बेनिफिट इंस्टेंट मिल जाए, आज एडवर्टीजमेंट किया कल रेवेन्यू चालू हो जाए, तो फिर बढ़िया, मैं दिन भर एडवर्टीजमेंट ही करता रहूंगा। भाई सोचो अगर मान लो मैं एडवर्टीजमेंट कर दूं ना, एडवर्टीजमेंट 10 फ्लैक्स लगाने से यहाँ पे बच्चे बढ़ जाए तो पूरा उदयपुर में फ्लैक्स चिपका दूं। एडवर्टीजमेंट का भी एक, भाई एडवर्टीजमेंट करना नेसेसिटी है, बट क्या एडवर्टीजमेंट का आपको आज जैसे रेंट पे किया तो आपको 1 महीने जगह मिल गई अपनी, बट क्या एडवर्टीजमेंट को आप डायरेक्ट बोल सकते हो एडवर्टीजमेंट करते ही बेनिफिट मिल जाएगा मेरे को? सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई आज मेरे को एक बात, जैसे मैंने कल वेबिनार किया, अब वेबिनार मेरा एडवर्टीजमेंट था, अब उससे ऐसा है कि कल मैंने वेबिनार किया, आज बैच चालू करूंगा, 100 बच्चे आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो मैंने एफर्ट डाला, मेरे को पता है उसका बेनिफिट मेरे को आने वाले 1 साल तक मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट एक ऐसा खर्चा है। अब मेरी बात समझ, तुम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझो। मैंने, कृष्णा हंसो मत यार, मेरे को हम इमेजिन कर रहे हैं तू डांस करता हो कैसा लगता है, कल तेरे को डांस करवाना पड़ेगा, ठीक है? अब ध्यान दो तुम लोग, मैं अगर अब अकाउंट, अब समझो वापस इधर आ जाओ। अब घर जाते नाचना मत चालू कर देना ना, अपन ने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ठीक है? अब मान लो 2018 में हमने एडवर्टीजमेंट किया, तो जर्नल एंट्री समझते हैं। अब जर्नल एंट्री क्या होगी समझना। मैंने 2018 में एडवर्टीजमेंट किया, मैंने एंट्री करी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू, और ये मैंने एडवर्टीजमेंट किया मान लो 20 लाख रुपए का, 20 लाख का ही था ना, 30 लाख का, और इसने बहुत खर्चा बढ़ा दिया एडवर्टीजमेंट का। हमने एंट्री करी 30 लाख से, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने एंट्री कितने से कर दी? 30 लाख से। ये एंट्री करी मैंने कौन से साल में? और मैंने, लॉस हुआ नहीं था मेरे को उस साल। मैंने गलती क्या करी, मैंने ये सोचा यार ये एडवर्टीजमेंट अभी किया और इस साल ही राइट ऑफ कर दो उस खर्चे को। तो भैया अगर आप एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट, तो आपको सेल तो उसके अगले साल भी मिल रही है। भाई आज मेरे को बताओ, मैंने खर्चा किया जिसका बेनिफिट मेरे को आने वाले सालों में मिल रहा है, तो उस खर्चे को इमीडिएट कैसे राइट ऑफ कर सकते हो आप? अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। बहुत टाइम पहले उदयपुर में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक ज्वेलरी शॉप के लिए कल्याण ज्वेलर्स, इनॉग्रेशन बताओ किसने किया था? सबको पता है, अमिताभ बच्चन ने इनॉग्रेशन, आज तक पता है, हो गए 7-8 5-7 साल हो गए उस बात को भी, 5-6 साल हो गए लगभग लगभग। और मैं ऐसा बोलूं, तुम्हारे घर के पड़ोस में एक ज्वेलर खुला, तुमको याद ही नहीं होगा कौन। अभी हम कल्याण ज्वेलर टाउन हॉल बैठे, यहाँ सेक्टर 14 में कितनी ज्वेलरी की दुकानें खुल गई, किसी को नहीं पता है। वो क्यों पता है? क्योंकि एक बड़े ब्रांड से इनॉग्रेशन करा है।
तो एक माइंड कैप्चर कर लिया ब्रांड ने, और उन्हें अमिताभ बच्चन का, हमको मैंने पहले ही बताया था, दे पेड 20 करोड़ टू अमिताभ बच्चन ऑन दैट डे। उसने तीन उद्योग राजस्थान में 3 शोरूम के उद्घाटन थे, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। अब 20 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, और एक दिन का 20 करोड़ का पेमेंट। अब 20 करोड़ का पेमेंट किया, तो क्या 20 करोड़ को वो उसी साल राइट ऑफ कर देंगे क्या? तो उनके उस साल का लॉस आना ही है भाई। तो बुक्स लॉस ही बताएगी ना। अगर आप 20 करोड़ रुपए ऐसा एक्सपेंडिचर है जो जिसका बेनिफिट आपको आने वाले सालों में मिलेगा, बड़ा बुक्स में इमीडिएट राइट ऑफ करोगे तो बुक्स में एकदम से लॉस आ जाएगा। और इवन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, आप एक साथ कैसे राइट ऑफ कर सकते हो इतने बड़े खर्चे को? आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है फिर तो एडवर्टीजमेंट कंपनी ने एस्टिमेट किया, भैया हमने खर्चा किया 30 लाख का, जब इसका रेवेन्यू हमको 5 साल तक आने वाला है, इसका बेनिफिट अगर 5 साल तक मिलेगा, तो उसको राइट ऑफ भी 5 साल पे करो, मैचिंग प्रिंसिपल। भाई खर्चे को राइट ऑफ धीरे धीरे करो ना। अब मैंने एक्सपेंडिचर, अब लॉजिक समझना, मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को क्रिएट कितने से किया बताओ? डेबिट करके क्रिएट कितने से किया? आप बोलोगे सर डेबिट करके क्रिएट कितने से किया? 30 लाख। और मैंने ये एस्टीमेट किया इस खर्चे का बेनिफिट मेरे को कितने साल तक मिलेगा? 5 साल। तो देखा जाए तो बताओ हर साल कितना राइट ऑफ करना चाहिए? आप बोलोगे सर हर साल राइट ऑफ करना चाहिए 30 अपॉन, हर साल कितना कितना खत्म करते जाओ खर्चे को, बट कैश तो आज ही देना पड़ा। अब मैं अमिताभ बच्चन को ऐसा बोलूं, देख भाई तू आया, तेरा बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो तू पेमेंट भी 5 साल तक लेता रहे, ईएमआई कर लेते थे, इंस्टॉलमेंट बंद वाले। ऐसा तो होगा नहीं, वो तो पेमेंट तो एडवर्टीजमेंट वाला बोलेगा क्या आप बेनिफिट 10 साल तक, फिर तो बोलूं 10 साल तक बेनिफिट मिलेगा। एडवर्टीजमेंट आज करूंगा, पेमेंट 10 साल में करूंगा, तो उसको कैश तो आज देना पड़ेगा, तो बुक से कैश तो आज कम हुआ। तो भैया एडवर्टीजमेंट टू कैश जर्नल एंट्री तो आज ही करनी पड़ेगी ना। बट बताओ क्या राइट ऑफ पूरा 30 लाख आज कर सकते हो क्या? लॉजिक ही नहीं राइट ऑफ करने का। आप इस साल राइट ऑफ करोगे तो आपको कृष्णा को निकालना क्यों पड़ा नौकरी से? क्योंकि आपने पूरे खर्चे को उस साल ही राइट ऑफ कर दिया, जबकि उस खर्चे को आपको धीरे धीरे स्प्रेड करना था। तो बेचारे उसकी गलती थोड़ी ना है, ये तो अकाउंटेंट की गलती है। कोई नालायक अकाउंटेंट होगा जिसने 11th में अकाउंट्स ही नहीं पढ़ी होगी, है कि नहीं? तो अब यहां पर अब तुम इसमें एक लॉजिक और समझना। अब मेरे को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एंट्री करी एडवर्टीजमेंट टू कैश। अब आप बोलोगे सर मैं रिकॉल में पूछता हूं ये कौन सी कैटेगरी है, तो आप बोलोगे सर एडवर्टीजमेंट कौन सी कैटेगरी है? हमने तो यही पढ़ा है कि वो कौन सी कैटेगरी है, एक्सपेंस। लेकिन मैंने कहा एक्सपेंस है तो राइट ऑफ करना चाहिए, भी तो पढ़ा है साथ में। भाई अगर एक्सपेंस है तो आपको क्या करना चाहिए? राइट ऑफ करना चाहिए, भी तो पढ़ाया मैंने। तो बोले सर राइट ऑफ करो, लेकिन राइट ऑफ कितना करें? 30 अपॉन कितना राइट ऑफ करें? तो मैंने बताओ इसको क्रिएट कैसे किया था, तो राइट ऑफ कैसे करूं? क्रेडिट करके, सिंपल। तो आपने कहा सर इसको राइट ऑफ करने के लिए करो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कितने थे? 6 लाख से। अब डेबिट क्या करेंगे, एक बार मैं लिख रहा हूं P&L। ये क्यों करते हैं आगे समझाऊंगा तुमको। मैंने P&L से राइट ऑफ कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट ये बोलेगा, अगर एडवर्टीजमेंट का लेजर बन जाए तो लेजर ये बोलेगा यहां पर टू कैश कितना दिख रहा है? 30 लाख। और यहां पर बाय P&L कितना नजर आ रहा है? अगर इन दोनों एंट्री की लेजर पोस्टिंग करूंगा तो ये लेजर पोस्टिंग होगी एडवर्टीजमेंट की। तो बोलो बैलेंस कितना दिखा? अच्छा बताओ अब ये बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस, भूलना नहीं, ठीक है ना? जब अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, अब भूलना नहीं, ठीक है? बोलो ये कौन सा बैलेंस होता है? और डेबिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटी का या असेट का? तो अब बोलो सर ये तो बैलेंस बच गया, और बैलेंस बचा तो ये कहां एंट्री लेगा? अब ये ऐसे घर में घुसेगा जहां इसकी जगह ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो दो ही लोग रहते हैं। अब वो दो लोग कौन है बैलेंस शीट में, बताओ? बैलेंस शीट के घर में कौन कौन रहता है? ये घर बनाया बैलेंस शीट का, इसमें एक तो रहता है असेट और एक रहता है। अब ये जब एडवर्टीजमेंट के नाम का खर्चा यहां आया, इस घर में घुसा, तो बाहर गेट पे इसको रोक लिया, भैया कौन हो तुम? तो ये बोलता है मेरे अंदर डेबिट बैलेंस है, मेरे को घर के अंदर जाना पड़ेगा। तो तुम कैसे घर में जाओगे भैया, तुम तो एक्सपेंस कैटेगरी हो, तुम्हारा घर में जगह ही नहीं है, यहाँ तो दो ही लोग का कमरा है, एक तो लाइबिलिटी का असेट का। तो बोलता है कि नहीं मेरे को इस घर में घुसाओ। बोले हम क्यों घुसाएं? बोले नहीं मेरे अंदर बैलेंस है इसलिए इस घर में जाऊंगा, या तो राइट ऑफ करो मेरे को।
तो हमने राइट ऑफ करे तो बेचारे कितनों को नौकरी से निकालना पड़ता है राइट ऑफ पूरा कर दे में। तो बिजनेस की प्रूफ पोजीशन पता ही नहीं लग रही ना, आगे सालों में बेनिफिट मिल रहा है, पूरा राइट ऑफ करोगे तो ऐसे कितने कृष्णा कुर्बान हो जाएंगे नौकरी पे। समझे बात को। अब मेरे को एक बात बताओ, लॉजिकली समझना, अब एडवर्टीजमेंट बोलता है नहीं मैं तो घर में घुसूंगा क्योंकि मेरे अंदर बैलेंस है 24 लाख का, और वो बैलेंस कौन सा बैलेंस है मेरे अंदर, डेबिट बैलेंस है। तो अब गार्ड इसको रोकने की कोशिश कर रहा है गेट पे, अरे ये बैलेंस शीट का गार्ड है। बोले मैं तो नहीं जान दूंगा। बोले नहीं मैं घुसूंगा। तो अल्टीमेट ये गार्ड को करेगा साइड में और घुसेगा और जाके देखेगा किसका डेबिट बैलेंस होता है। तो देखा लाइबिलिटी के अंदर तो कौन सा बैलेंस होता है, तो ये घुसेगा कौन से घर में, असेट के कमरे में घुसेगा। बोले मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूंगा, मैं बुन बुलाया मेहमान हूं। अब अकाउंट्स को लगा डेबिट बैलेंस है तो असेट में घुसाना पड़ा। अब मैंने ये साल, बस 5 मिनट और लूंगा समझ लेना, अब ये साल एंड हुआ, बिजनेस की पोजीशन बनी। मैंने कहा असेट के अंदर क्या क्या असेट है, तो बोला असेट में एक तो जमीन पड़ी है अपने पास 10 लाख की, एक अपने पास डेटर्स हैं 2 लाख के, एक कैश है 5 लाख का, एक फर्नीचर है 15 लाख का, और एक बिन बुलाया मेहमान चल रहा है बेचारा, वो साइड में कहीं कोने में बैठा हुआ है, जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितने का, 24 लाख का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर चल रहा है। अब हमारी इच्छा हुई यार एक काम करो, ये धंधा वंदा बंद करो, कुछ काम नहीं चल रहा है, सब बेचो परे, सब बेचो। तो मैंने बुलाया मान लो अपने ये जज भाई साहब को, और मोबाइल भी लिख दिया क्योंकि मोबाइल का शौकीन आदमी है। मोबाइल लिख दिया 2 लाख का, मेरे को पता है मोबाइल तो खेल लेगा वो, 2 लाख से 2.5 लाख का ले लेगा, है ना। अब मैं जज को बुलाया, जज देखो भैया हमारे असेट है, खरीदो तुम। तो जज ने पूछा सर कितने का असेट है बता दो मेरे को। तो मैंने कहा देख भाई 10 और 2 12 और 5 17 और 15 32 और ये 2 34 और 24, मैंने कहा 34 और 24 8 और 5 58 लाख के असेट चल रहे हैं। तो 58 लाख है, लेकिन क्योंकि तुम हमारे जान पहचान वाले हो तो एक काम करो 55 लाख रुपए दो और नक्की करो असेट। अब जज को कहा मैंने 55 लाख दे दे तू, 58 लाख की चीज 55 लाख में दे रहा हूँ, मतलब मोबाइल तो तेरा वैसे ही फ्री कर दिया मैंने। अब ये बड़ा खुश हुआ, बोलो ठीक है सर मैं जाके पता करके आता हूँ एक बार, मैं सबको बेचने जाता हूँ एक बार। अब इसने वैल्यू निकाला ही, लैंड बिक जाएगा, डेटर पैसा आ जाएगा, बात कर ली फोन पे, बोले हाँ हम पैसा दे देंगे चिंता मत करो। कैश 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 ही है, अपने आप पैसा ही है वो तो। फर्नीचर बिक जाएगा, मोबाइल भी बिक जाएगा, बोले मोबाइल नहीं रखना, बोले कोई नहीं देखता, तो छोड़ा मोबाइल भी बेच देंगे। अब इसने कहा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी तो बेचना पड़ेगा। अब इसने कहा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कोई खरीदेगा क्या, बोला मेरे को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बेचना है। बोले कौन सा एक्सपेंडिचर, बोले एडवर्टीजमेंट को बेचना है। और कितने में बेचना है, बोले 24 लाख में बेचना है मेरे को। अब कौन खरीदेगा बताओ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कोई खरीदने वाला नहीं। इसने पूरा कोशिश, बोला मैं तो खरीद के आ गया। तो आगे वाले ने बोला भैया मैं 11वीं में अकाउंट्स पढ़ा हूं अच्छे से, वो तुमने खरीदी तो तुमने ध्यान नहीं दिया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये कोई ऐसा असेट थोड़ी है जिसको बेच करके पैसा आ जाएगा। मैं तुमको बोलूं भैया ये खरीदना है, पैसा तो तुम दोगे, लेकिन मैं बोलूं मेरे बिजनेस पे एडवर्टीजमेंट किया और बुक्स में क्योंकि राइट ऑफ नहीं किया, इसलिए वो मेरी बुक्स में असेट हेड में चल रहा है। भाई चल क्यों रहा है, क्योंकि राइट ऑफ करना नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो असेट में चल रहा है और आप खरीद लो। अब मैंने कहा चलो आज एडवर्टीजमेंट को बेचो। बोले किस पे एडवर्टीजमेंट किया, बोले अमिताभ बच्चन आया था। तो वो तो चला गया वो तो, और पैसा भी दे दिया तुमने। तो क्या ये असेट बिकने लायक असेट है क्या, नहीं। इसको कहते हैं फिक्टिशियस असेट, इमेजिनरी असेट है। ये असेट सिर्फ असेट इसलिए क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के कारण डेबिट बैलेंस चल रहा है इसमें, ये कोई असेट नहीं है। इट इज इन द नेचर ऑफ फिक्टिशियस असेट, जिसको ओवर द पीरियड राइट ऑफ करेंगे। जैसे ये लैंड, डेटर, कैश, फर्नीचर, मोबाइल, ये असेट है, इनका प्रॉपर, अब जिस कमरे में इसको रखा बैलेंस शीट के वहां बिल्कुल साइड साइड में पड़ा हुआ है, इसको असेट मानते ही नहीं है। अपन आगे जब भी अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, जब भी मैं बोलूंगा टोटल एसेट निकालो, तो अगर तुमको डेबिट साइड में टोटल एसेट में ऐसे एसेट दिख रहे एडवर्टीजमेंट वाले, तो इसको कभी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये कौन सा एसेट कहलाता है, फिक्टिशियस, या इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब अगला साल आएगा, फिर 24 लाख में से कितना राइट ऑफ कर दिया अपन ने, 6 लाख। अब कितना बचेगा बुक्स में, फिर अपन ने 6 राइट ऑफ किया, कितना बचेगा
धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं अपन इस खर्चे को, सेल हो रही है, धीरे धीरे हम खर्चे को खत्म करते हैं, ये कहलाता है फिक्टिशियस एसेट। बोलो आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको इमीडिएट राइट ऑफ नहीं करते हैं, बट राइट ऑफ करते हैं ओवर द पीरियड, बट ये कोई रियल एसेट नहीं है, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। पूरा क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट? परफेक्ट क्लियर? ठीक है, अब इसको हम लोग फिर कल से करेंगे कंटिन्यू। चलो थैंक यू। हाँ